आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 21 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता अभी बंद। ज़ेलेंस्की की नई शर्त, पहले नाटो से सिक्योरिटी गारंटी मिले, फिर करेंगे पुतिन से मुलाकात। तुर्की का बड़ा फैसला, इसराइल से जुड़े जहाजों पर लगाई रोक। गजा सिटी पर इसराइली हमला हुआ तेज, अस्पतालों और एजेंसियों को खाली करने का हुक्म। नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, कहा हमास शर्तें माने या ना माने, गजा पर कब्जा जरूर होगा। ईरान ने शुरू की बड़ी वॉर ड्रिल, मिसाइलें दागी, दुश्मन के जहाजों पर नजर। और नीदरलैंड्स का ऐलान, पोलैंड को देगा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और 300 फौजी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इमरान खान को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। उनके सपोर्टर्स में बड़ा जश्न है, लेकिन ट्विस्ट और टर्न अभी बाकी हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के चाहने वालों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 के मई महीने में फौजी ठिकानों पर हमलों से जुड़े 8 अहम मुकदमों में आज इमरान खान को जमानत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरपरस्ती में 3 जजों की बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें इमरान की बेल अर्जी को नामंजूर कर दिया गया था। अदालत ने साफ हुक्म दिया कि अगर उन पर कोई और केस दर्ज ना हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। हालांकि हकीकत यह है कि इमरान खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वजह, उनके खिलाफ एक करप्शन केस में सज़ा सुनाई जा चुकी है। क्रिकेट से सियासत में आए इमरान खान पर करप्शन से लेकर टेररिज्म तक कई इल्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन वो इन्हें हमेशा ड्रामा और झूठे केस बताते रहे हैं। फिलहाल तो मैसेज साफ है कि पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गरमा रही है। अदालत से मिली राहत ने इमरान के सपोर्टर्स में जोश भर दिया है, उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं, लेकिन जेल से निकलने का रास्ता अभी भी मुकम्मल तौर पर साफ नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नई डिमांड रख दी है। कहा है कि पहले सिक्योरिटी की गारंटी दो, फिर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस के सदर पुतिन से मुलाकात तभी होगी जब पहले उसके एलाइज यानी कि नाटो मेंबर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे, ताकि लड़ाई रुकने के बाद रूस दोबारा हमला न कर सके। ज़ेलेंस्की ने आज ये भी कहा कि दोनों तरफ फिर से बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। रूस जनूबी महाज पर यानी कि साउथ के मोर्चे पर फौज जमा कर रहा है और यूक्रेन नई लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें टेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया ने जवाब दिया कि यूक्रेन असल में लंबे वक्त के लिए अमन चाहता ही नहीं। रूस का कहना है कि यूक्रेन जिन सिक्योरिटी गारंटीज़ की डिमांड कर रहा है वो रूस की शर्तों के बिल्कुल खिलाफ हैं, यानी दोनों की शर्तें भी उनकी मिलिट्री ताकत की तरह अब खुलकर टकरा रही हैं। तुर्की ने इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। बंदरगाहों पर नया हुक्म जारी कर दिया गया है। खबर दिलचस्प है। गजा जंग में इसराइल के जुल्म और सितम के बाद अब तुर्की ने एक और बड़ा कदम उठाया है। तुर्की के बंदरगाह हुकाम यानी कि पोर्ट अथॉरिटीज़ ने शिपिंग कंपनियों को और एजेंट्स को साफ साफ हिदायत दे दी है कि अगर उनका जहाज़ इसराइल से किसी भी तरह का ताल्लुक़ रखता है तो उसे तुर्की की सरजमी से, तुर्की के बंदरगाहों से गुजरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े 2 बड़े ज़राए ने बताया कि हार्बर मास्टर दफ्तर ने एजेंट्स को गैर रस्मी हुक्म दिया है कि जहाज़ के लिए एक लिखित गारंटी लेटर पेश करना होगा। इस लेटर में जहाज़ के मालिक, मैनेजर और ऑपरेटर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि उनका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जहाज़ पर कोई फ़ौजी सामान, बारूद, हथियार, रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ भी मौजूद नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस बाबत तुर्की की तरफ से कोई ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन हुक्म की तामील पूरे तुर्की के सभी बंदरगाहों पर शुरू कर दी गई है। ये खबरें बहुत पॉजिटिव तरीके से सामने आई हैं। अच्छा कदम है तुर्की का, कह सकते हैं। याद है कि पिछले साल तुर्की ने गजा में हमास के ख़िलाफ़ इसराइल की जंग और निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बमबारी की वजह से इसराइल के साथ अपना तकरीबन $7 अरब का सालाना व्यापार ख़त्म कर दिया था। गजा की बात करते हैं, जहां गजा सिटी पर इसराइली हमला तेज़ हो गया है। शदीद गोलाबारी से लोगों की चीखें गूंज उठी हैं। इसराइल ने गजा सिटी और उसके कई इलाकों पर
रात से आज दिन भर हैवी बमबारी की। ये हमला तब और तेज़ कर दिया गया जब इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकी बचे हमास के गढ़ों को मिटाने के लिए नई ऑफेंसिव प्लान को मंजूरी दे दी। नए प्लान के तहत करीब 60,000 रिजर्व फौजियों को बुलाने की इजाज़त दे दी गई है और इसी के साथ डर बढ़ गया है कि गज़ा की पहले से तबाह हालत और भी बदतर हो जाएगी। इसराइली फ़ौज ने बयान जारी करके कहा, हम इंतज़ार नहीं कर रहे, शुरुआती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सिपाही अब गज़ा सिटी के आउटर इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन इसराइल का ये बढ़ता हमला अब दुनिया भर में मजम्मत का निशाना भी बन रहा है दोस्तों, और उसके अपने मुल्क के अंदर भी लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। गज़ा सिटी के लोग रात की दहशत बयान कर रहे हैं। जो अखबार लिख रहे हैं मैं उन्हें उन्हीं की ज़ुबान में सुना रहा हूँ। गज़ा सिटी के फ़लस्तीनियों का कहना है, पूरी रात घर हिलता रहा, धमाकों की आवाज़, तोपों की गड़गड़ाहट, जेट्स की गूंज, एम्बुलेंस के सायरन और मदद की चीखें हमें तोड़ रही हैं। डरावनी आवाज़ें करीब आ रही हैं, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? गज़ा के लोग कहते हैं कि पूरा गज़ा रात भर जागता रहा, न पिछली रात सो पाए, न पिछले एक हफ्ते से सो पाए। बच्चे परेशान हैं, बुज़ुर्ग भी परेशान हैं। तोपखाने और हवाई हमले कभी नहीं रुकते, आसमान पूरी रात चमकता रहता है। दोस्तों, कुल मिलाकर गज़ा सिटी के हालात बेहद ख़राब हो चले हैं और सीज़फायर की कोई उम्मीद बस उम्मीद बनकर रह गई है। अगली खबर भी कुछ इसी मिजाज की है। गज़ा पर इसराइली जुल्म का नया चैप्टर शुरू हो गया है। इसराइल ने नॉर्थ गज़ा के हॉस्पिटल्स और एड एजेंसीज़ को आज निकल जाने का हुक्म सुना दिया है। मतलब साफ है, गज़ा सिटी पर एक और खूंखार हमला तैयार है। अल जज़ीरा के मुताबिक और बाकी मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इसराइली बमबारी पहले ही तेज़ हो चुकी है। सिर्फ कुछ घंटों में कम से कम दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें वो भी लोग शामिल हैं जो सिर्फ मदद लेने के लिए बाहर गए थे। गज़ा सिटी की गलियों में रात दिन बारूद की बारिश हो रही है। इसराइली फ़ौज के स्पोक्स पर्सन तक मान रहे हैं कि उनकी फोर्सेस अगले बड़े असॉल्ट के लिए पोजीशन ले चुकी हैं। इधर हमास ने मीडिएटर्स से कहा है कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि हमला रोका जा सके, क्योंकि हमने पहले ही सीज़फायर मान लिया था, तो नेतन्याहू सीज़फायर को क्यों नहीं मान रहा। अब नेतन्याहू का भी आज का ख़तरनाक ऐलान सुन लीजिए। कहा है, चाहे हमास मान जाए या ना माने, गज़ा फ़ौज के यानी IDF के कब्ज़े में ही जाएगा। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गज़ा पर फ़ौजी कब्ज़ा हर हाल में किया जाएगा, चाहे हमास होस्टेजेस की रिहाई और जंग रोकने पर हामी क्यों ना भरते। नेतन्याहू ने यह बयान ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ पर हमला बोलते हुए दिया। स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में बैठे उन ग्रुप्स और सपोर्टर्स को खुश कर रहा है जिन्हें हम टेरर ग्रुप्स कहते हैं। सोचिए सराहा। नेतन्याहू ने अल्बनीज़ पर तंज कसते हुए कहा, उनका रिकॉर्ड बतौर पब्लिक सर्वेंट अच्छा रहा होगा, लेकिन हमास जैसे दहशतगर्दों के सामने जो कमज़ोरी उन्होंने दिखाई, उसने उनकी इज़्ज़त हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दी। बताइए दोस्तों, इज़्ज़त की बात कौन कर रहा है? वो भी मिट्टी में मिलने वाली इज़्ज़त नेतन्याहू कर रहा है। हमास को वो दहशतगर्द कहता है और दुनिया नेतन्याहू को क्या कहती है आप जानते हैं। इन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच है वो गज़ा की आम आवाम जो रोज़ मर रही है और पिस रही है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और इसराइल एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन अब जो बोला है वो बड़ा ख़तरनाक है। अमेरिका के एम्बेसडर बोले हैं कि गज़ा में हमास का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे जो कहा है वो गड़बड़ है। इसराइल में तैनात अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकबी ने ये कहा, एक बार फिर से गज़ा ऑपरेशन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमास की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस ग्रुप का गज़ा के मुस्तकबिल में कोई रोल नहीं है। अल अरेबिया इंग्लिश को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हकबी ने साफ कहा कि हमास गज़ा में नहीं रहेगा, उन्हें तमाम होस्टेजेस को छोड़ना होगा। अमेरिकी सदर का भी यही कहना है कि ये फैसला इसराइल का है, उनका मुस्तकबिल दांव पर है। हकबी ने आगे बढ़कर कहा, हम इसराइल को ये नहीं बताएंगे कि वो कैसे सिर्फ अपना बचाव करे, बल्कि ये भी उनका हक है कि वो अपने लोगों के कत्लेआम का बदला लें।
मतलब अमेरिका की तरफ से गजा में बदले के नाम पर और ज्यादा हमले करने का ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। और इस मुल्क का सदर कहता है कि मैं तो जंग रुकवाने आया हूं जी, और इसके लिए मुझे अमन कायम करने के एवज में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। खबर ईरान से, ईरान ने एक बड़ी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और ये ड्रिल शुरू करते ही ऐलान कर दिया है कि ना सीज फायर होगा ना रहम, और हमारी मिसाइलें तैयार हैं अगर इसराइल ने हमला कर दिया तो। ईरान ने नॉर्थ इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ ओमान में एक बड़ी फौजी मश्क यानी ड्रिल इक़्तिदार 1404 शुरू कर दी है। 2 दिन तक ये ड्रिल चलेगी और ये बेहद ख़ास है ईरान के दुश्मनों के एतबार से। 2 दिन तक चलने वाली इस ड्रिल में मिसाइल फायरिंग, ड्रोन मैन्यूवर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिमुलेशन और नेवल ऑपरेशंस शामिल हैं। ईरान ने ज़मीन के नीचे बनी फैसिलिटी से लेकर एयरफोर्स, कोस्टल और सी बेस्ड मिसाइल लॉन्चर्स तक सब कुछ शोकेस किया है आज। ईरान का कहना है कि उसके पास शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली प्रिसीजन क्रूज मिसाइल्स हैं और इनके टारगेट होंगे समंदर में दुश्मन के जहाज़। ड्रिल के स्पोक्सपर्सन अब्बास हसानी का कहना है कि इस मश्क का मकसद है लड़ाई की तैयारी बढ़ाना, कमांड एंड कंट्रोल को मजबूत करना, दुश्मन को रोकना और ईरानी आवाम के दिल में उम्मीद और एतमाद भरना। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब ईरान की खोखली धाड़ है। असल में हाल के झटकों के बाद वो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए ही ये तमाशा कर रहा है। नीदरलैंड्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब नीदरलैंड्स पोलैंड को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देगा। पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि नीदरलैंड्स 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और करीब 300 सिपाही हमारे लिए भेजेगा ताकि वहां बने मिलिट्री एड हब की हिफाजत हो सके जहां से यूक्रेन को मदद भेजी जाती है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इसी हफ्ते रूस का बना एक ड्रोन पोलैंड के ईस्टर्न इलाके में जा गिरा, जिससे एयर स्पेस की सिक्योरिटी पर और ज़्यादा डर पड़ गया। पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन की जंग और उसमें हमारे लॉजिस्टिक रोल की वजह से नीदरलैंड्स ने हमारे एयर स्पेस और डिफेंस को मजबूत करने के लिए सपोर्ट देने का फैसला किया है। नीदरलैंड्स ने साफ किया कि पैट्रियट सिस्टम 1 दिसंबर से अगले साल जून तक पोलैंड में तैनात रहेंगे। तो ये थी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ कि साफ गोई से इन्हें आपके सामने रखा फैक्ट के साथ आपको पसंद आए होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।